हेलो दोस्तों, सिविल मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो पॉलिटी के लेक्चर 5 की बात करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हम मौलिक अधिकार से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं उसके संदर्भ में हम पढ़ाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एमपीपीएससी का जो यूनिट फर्स्ट है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है वैचारिक तत्वों में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? देखिए, जैसे कि कुछ जो राइट्स होते हैं वो नेचुरल राइट्स होते हैं। जैसे हम मानव हैं तो मानव होने के नाते हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे हम मानव अधिकार कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, परंतु कोई देश अपने नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और उससे संबंधित कुछ अधिकार देता है, तो वो जो होते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार कौन से हैं। देश द्वारा नागरिक के विकास हेतु दिए गए अधिकार, वो होते हैं मौलिक अधिकार। अब इनको मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है कि इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। तो देखिए कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो है वहां के नागरिक। यदि इन नागरिकों को ही हम न्याय नहीं दे पाए, स्वतंत्रता नहीं दे पाए, बंधुता नहीं दे पाए और समानता नहीं दे पाए, तो क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल सकती। कोई भी देश की जो बुनियादी संरचना होती है वो इन चीजों से जुड़ी होती है कि उनके नागरिक को कम से कम ये चीजें तो प्राप्त हों, उसे न्याय प्राप्त हो। अब वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के न्याय की उम्मीद करता है। उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो, स्वतंत्रता ऐसी कि वो व्यक्ति अपने विचारों को कम से कम रख सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे अच्छा पक्ष क्या है कि सभी नागरिकों को अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, सभी लोगों के मध्य बंधुता होनी चाहिए कि कोई भी दूसरे समुदाय, किसी वर्ग, किसी जाति के साथ किसी प्रकार की कट्टरता ना रखे, और उसके साथ समानता का अधिकार होना चाहिए कि हर व्यक्ति को एक देश के नागरिक होने के नाते उसे समान अधिकार प्राप्त हो। तो मूल अधिकार जो होते हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की, आप बोल सकते हो, बुनियादी ढांचा होता है। यदि किसी देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है तो उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। स्पष्ट रहेगी ये बात। चलो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि मूल अधिकार होते क्या हैं। अब ये जो है भारतीय संविधान में कहां इनका उल्लेख है? भारतीय संविधान में भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं इसके पीछे भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे बना के रखता है। देखिए, नागरिक जो है वो उसी के माध्यम से जो है सरकार को चुना जाता है। अब सरकार धीरे धीरे क्या हो जाए, निरंकुश हो जाए, तानाशाही हो जाए। ठीक, जिससे क्या कहे वो जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके अधिकारों पर क्या लगा दे, प्रतिबंध लगा दे। अब जब प्रतिबंधित लगाने लगेगी तो हमारा जो देश का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, मूल अधिकार कानून की या कानूनी सरकार के गठन पर बल देते हैं, ना कि व्यक्ति की सरकार या व्यक्तियों की सरकार। यदि किसी देश में व्यक्तियों की सरकार चलने लगे तो फिर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे, अपने हित के संदर्भ में न्याय लेगा। जब किसी देश में कानून की सरकार चल रही है तो इसका मतलब यह है कि वो देश के संदर्भ में बात कर रहा है, देश की मूल आधार के संदर्भ में बात कर रहा है। और मौलिक अधिकार भी जो है वो हमारे देश में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, योगदान देते हैं।
ये जो है ये मूल आधार हैं। कैसे मूल आधार हैं कि एक देश में हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों, अपनी गरिमा, अपनी समानता, अपनी स्वतंत्रता, इन सभी की क्या कर सके, रक्षा कर सके। ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं। यहां तक स्पष्ट है आप लोगों को? क्वेश्चन यही है कि भारतीय संविधान में इनका उल्लेख कहां है? भाग 3 में किया गया है। इन्हें क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कानून की सरकार के गठन की बात करता है, ना कि व्यक्तियों की सरकार की बात करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहां उल्लेख किया गया है इसका? 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब बात होती है कि ये जो है क्यों आवश्यक है, या इनका हम बोल सकते हैं कि मूल संविधान में इनका उल्लेख कैसा था। मौलिक अधिकार, तो जो मूल संविधान था उनमें इसकी संख्या 7 थी। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इनकी संख्या है 6। ठीक है, अब हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संख्या को जो है वो कम कर दिया गया। तो पहले जो हमें संविधान के तहत प्राप्त थे वो थे समता या समानता का अधिकार, ठीक। दूसरा जो था वो स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो हमें प्राप्त था वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हमें प्राप्त था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हमें प्राप्त था जो अल्पसंख्यक वर्ग है, संख्यक वर्ग के लिए। छठवा जो था वो था संपत्ति का अधिकार, और सातवां नंबर का जो था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये जो है हमें मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक, जो मूल जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब ये संविधान मौलिक अधिकार जो थे वो हमें दिए गए थे। अब आपको बात ये समझनी है कि इनमें से इनकी संख्या 6 कैसे हो गई। तो भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ जिसे हम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन, (1978) इसमें इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे मूल अधिकार से निकालकर 300A कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। अब आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहां डाल दिया गया? कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया। अब सवाल यह बनता है कि क्यों, ऐसा क्यों करा? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार उन सब चीजों की भी रक्षा करता था जिसमें क्या होते थे कि हमारे यहाँ पर आर्थिक समानता, विषमता जो थी बहुत ज्यादा थी। जैसे कि जब जमींदारी व्यवस्था चलती थी तो जमींदारी व्यवस्था के दौरान कई लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी। दूसरी, यदि राज्य किसी विकासात्मक कार्य के लिए संपत्ति को लेना चाहता था तो उसमें भी क्या होती थी? बाधाएं उत्पन्न होती थी। अब इन बाधाओं को इसलिए भी हम समाप्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये मौलिक अधिकार हुए थे। यदि हम किसी की संपत्ति को जब्त करते हैं या फिर हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति की जो विकासात्मक कार्यों में जमीन लग रही है वो भी नहीं ले सकते थे। उन सब चीजों को खत्म करने के लिए सरकार ने उसको कानूनी अधिकार बना दिया, ना कि मौलिक अधिकार। यदि मौलिक अधिकार बनाया जाता तो आर्टिकल 32 के तहत या 226 के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता था या हाई कोर्ट जा सकता था और वहां पर क्या था? उसकी रिट लगा था
इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इसे संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे कानूनी का अधिकार बना दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, मौलिक अधिकार की विशेषता। की विशेषता, देखिए सबसे पहली विशेषता जो है इसकी ये है कि ये कुछ जो है नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए, और कुछ जो है विदेशियों के लिए, है ना। जैसे कि पूरे के पूरे जो हैं वो सभी नागरिकों को तो प्राप्त होते ही हैं, उसी के साथ साथ कुछ स्पेशल हैं, जैसे कि 14, 15, 16, 19, 29 और 30, ये वाले जो मूल अधिकार हैं, जिसमें आ जाता है पहला हमारा जन्म, धर्म, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना, मतलब समता वाले, समता के 2 अधिकार जो हैं वो ये वाले हो जाएंगे। स्वतंत्रता का 1 अधिकार जो है वो नागरिकों के लिए है। अल्पसंख्यकों वाला जो अधिकार है वो भी किन के लिए है, नागरिकों के लिए। तो ये जो है कुछ जो है केवल नागरिकों के लिए है और कुछ जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए है, जिसमें किसी प्रकार का हम भेदभाव नहीं करते। तो ये एक इसकी विशेषता हो जाएगी। दूसरी इसकी जो विशेषता है ये अस्थायी है, लेकिन बाध्य योग। देखिए इन्हें अस्थायी क्यों बनाया गया है, अस्थायी इसलिए बनाया गया है जिससे कि क्या हो सके, हम सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर सके। और वाद्य योग इसलिए बनाया गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अस्थायी जो है वो क्या करता है, सामाजिक नियंत्रण के लिए कार्य करता है, और वाद्य योग जो होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये सामाजिक नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं। देखिए यदि हम इसी चीज को आगे बढ़ा देंगे तो सामाजिक नियंत्रण अच्छे से नहीं हो पाएगा, और यदि हम सामाजिक नियंत्रण में कड़े कानून बना देंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। इसलिए इन्हें किस तरीके से बनाया गया है कि ये अस्थायी भी रहें और वादी योग भी रहें, जिससे सामाजिक नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दोनों में ही क्या बना रहे, संतुलन बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्थायी नहीं है। देखिए ये स्थायी क्यों नहीं है, आप जानते होंगे कि जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है, या फिर बोल सकते जा सकता है कि उन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या हो सके कि उस आपातकाल की स्थिति से हम क्या कर सकें, बाहर आ सके। तो आपातकाल के दौरान बाधित या प्रतिबंध। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये असीमित भी नहीं है। देखिए सीमित वो होता है कि असीमित नहीं या सीमित है। देखिए इसके संदर्भ में ऐसा है कि हमारे मूल अधिकार जो हैं वो इस तरीके के हैं कि यदि गवर्नमेंट चाहे तो या सरकार चाहे तो इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है।
कुछ ऐसे अधिकार, जैसे मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, पहले हमारा मूल अधिकार हुआ करता था, अब जो है वो कानूनी अधिकार है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि उसमें जो प्रावधान थे उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया। वैसे ही इसमें भी क्या हो सकता है, कुछ परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसकी मूल भावना को कोई क्षति ना पहुंचे। मूल भावना को क्षति पहुंचाए बिना संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, कुछ व्यक्तियों के लिए हैं। फिर से अपन स्टार्ट पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषता में ये कुछ नागरिकों के लिए हैं और कुछ जो है वो विदेशियों के लिए हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये स्थायी अस्थायी हैं परंतु बाध्य हो गए। अब ये इसकी जो विशेषता है ये क्या बताती है कि सामाजिक नियंत्रण भी बना रहे और उसके साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता भी कायम रहे। इन दोनों के मध्य क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है कि आपातकाल के दौरान गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये असीमित नहीं है। जब गवर्नमेंट को लगे कि हमें कुछ संशोधन करना है तो उसकी मूल भावना में क्षति पहुंचाए बिना वो क्या कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से संविधान मतलब हमारे संवैधानिक प्रावधान में मूल अधिकारों के बारे में क्या क्या विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले जो है अनुच्छेद 12 जो क्या बताता है, राज्य की परिभाषा। कि राज्य क्या होगा। ठीक, अनुच्छेद 12 में ये बताया गया है कि राज्य की परिभाषा का विवरण दिया है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए ये तीन चीजें जो है वो राज्य के अंतर्गत आएंगी। पहला केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था है, दूसरा राज्य स्तर पर व्यवस्था है, तीसरा स्थानीय स्तर की व्यवस्था है। इन तीनों के अंतर्गत जो भी क्षेत्र अधिकार आते हैं वो सभी जो है वो राज्य के रूप में नामित होंगे। ठीक, अब इसके अंतर्गत आप बोल सकते हो कि सार्वजनिक उपकरण आ सकते हैं या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ व्यवस्था आ सकती है या फिर राज्य सरकार के जो क्षेत्र अधिकार हैं वो सब जो होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। राज्य जो है इसकी परिभाषा के संदर्भ में ये बताया गया है कि राज्य कोई भी व्यवस्था जो है वो मूल अधिकारों के हनन या फिर बोल सकते हैं कि मूल अधिकारों की रक्षा, इन संदर्भ के में ही काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि राज्य की परिभाषा में किन चीजों को मेंशन किया गया है, तो केंद्र की सभी क्षेत्राधिकार, राज्य के सभी क्षेत्राधिकार और स्थानीय क्षेत्राधिकार को। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है। नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में वर्णित है राज्य की परिभाषा जिसमें उन क्षेत्राधिकारों को शामिल किया गया है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर आते हैं, परंतु इसमें न्यायपालिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि यदि कोई भी विधि मौलिक अधिकारों की से
असंगत विधि शून्य होगी। का क्या तात्पर्य है? मान लीजिए कि राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने, केंद्र या राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया। अब वो कानून जो है वो मूल अधिकारों का क्या कर रहा है? मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है। मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का क्या करती है? हनन करती है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी या शून्य हो जाएगी। और इसकी जो व्याख्या की गई है वो किसमें की गई है? अनुच्छेद 13 में की गई है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है 3 मार्कर में, एमपीपीएससी में तो स्पेशली ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विवरण कीजिए। तो आपको सिंपल सा ये लिखना है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि शून्य होगी या समाप्त हो जाएगी। केंद्र या राज्य द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो क्या करता है? मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो वो सब क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अब इसमें केवल केंद्र और राज्य के आदेश ही नहीं आएंगे, कोई भी जो है वो अध्यादेश भी आ सकता है, इसमें आदेश आ सकता है, कोई भी नियम आ सकता है, उसी के साथ साथ कोई कानून आ सकता है, कोई उपविधि आ सकती है, कोई अधिसूचना आ सकती है। ऐसी कोई भी व्यवस्था जो क्या कर रही है? मूल अधिकारों का हनन कर रही है। वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। स्पष्ट है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए यह न्यायिक समीक्षा के रूप में कार्य करता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा से संबंधित उपबंध करता है। या प्रावधान, संबंधित प्रावधानों का उपबंध करता है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? अब ये वर्ड जो आया है न्यायिक समीक्षा, अपन इसको यही समझ लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा है क्या। देखिए, ये वर्ड जो आया है अनुच्छेद 13 में रिलेटेड है, तो हम इसको समझ लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा होती क्या है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का गारंटर या व्याख्याकर्ता कौन है? संविधान या मूल अधिकार अधिकार का रक्षक, संरक्षक, वो होता है न्यायपालिका। हमारे संविधान व मूल अधिकार की जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका जो है इन सभी की रक्षा की गारंटी देती है। अब मान लीजिए कि कोई कानून कोई कानून या विधि संविधान या मूल अधिकार
को हानि पहुंचाती है, उसका हनन करती है, तो उसकी जो जांच करी जाएगी वो क्या कहलाएगा? न्यायिक समीक्षा कहलाएगी। स्पष्ट है ये बात? आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि संविधान या मूल अधिकार का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है। यदि कोई भी विधि या कानून संविधान या मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसकी संवैधानिकता की जांच करना, संवैधानिकता की जांच करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। और न्यायिक समीक्षा में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो है वो अनुच्छेद 13 में जो है विवरण दिया गया है। यहां तक आपको आई होप स्पष्ट होगा कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। ठीक है, आज हम मौलिक अधिकारों में केवल यही 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। हमने आज अनुच्छेद 12 पढ़ा, 13 पढ़ा। अब मैं एक बार बता देता हूं लास्ट में कि हमने कौन कौन सी चीजों को पढ़ा है। तो हमने क्या देखा कि मौलिक अधिकार क्या है, दूसरी चीज हमने देखी क्यों दिए गए हैं, तीसरा हमने देखा विशेषता, चौथा हमने देखा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 14 को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार क्या होता है, कौन कौन से उसमें उपबंध किए गए। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है पूरा का पूरा हम उसे कंप्लीट कर लें। धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए।